जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये हम लोग का थ्योरी ऑफ मशीन का ये हम लोग का थर्ड जो है वीडियो होने वाला है। हम लोग ने 116 क्वेश्चन नंबर तक शायद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जैसा मुझे याद है। चलिए देखते हैं एक बार। हाँ, 116 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 117 नंबर से कंटिन्यू करना है। ओके, 117 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करना है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें पहले कुछ मैं थोड़ा सा जो है मतलब 1-2 मिनट मैं डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो चलिए 170 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने अभी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, जरूर जा करके लिंक प्रोवाइड मैंने करवाया है, वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप लोग जाइए और जो है जल्दी से मॉक टेस्ट लगाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कुछ मैं बता दूं पहले। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को थोड़ा मैं एक रिजिड बॉडी को लेकर के मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ क्या कि कोई एक रिजिड बॉडी मैंने ले लिया। क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई एक रिजिड बॉडी मैंने ले लिया यहाँ पर। और इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लेता हूँ ये कोई लाइन ए और बी पॉइंट मैंने ले लिया है, ए और बी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर। अगर इस स्टेटमेंट के थ्रू मैं जाऊं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट जो है चेंज करना पड़ेगा। और बी और ए लीजिए इसे। ओके, इसे इसको मैं बी और ये ए लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, 2 पॉइंट बी और ए हम लोगों ने ले लिया। ओके, तो इसमें क्या बोल जाता है कि जब भी बी और ए के रिलेटिव जब भी ये मूवमेंट करेगा, जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या बोल रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमेशा जो क्या होगा, बी जब भी मूवमेंट करेगा ए के रिलेटिव में, तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में होगा। दिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, मतलब ये जो भी आएगा भी बी ए आएगा। ओके, तो ये वेलोसिटी डायग्राम, ये वेलोसिटी डायग्राम जब एंगुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तब। ठीक, ये हो गया वेलोसिटी डायग्राम के बारे में। अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन वाला, एक्सीलरेशन का थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट, मतलब एक ही तरह का है लेकिन थोड़ा सा बोल सकते हैं इसमें दो फोर्स एक्ट करेगा, उसके बारे में बताता हूँ। ये भी एक रीड बॉडी मैंने ले लिया, ये पॉइंट बी और ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये भी क्या है, ये एंगुलर डिस्टेंस से ये भी मूव कर रहा है और एक्सीलरेशन रेड पर सेकंड से मूवमेंट कर रहा है। तो ये भी यहाँ पे भी जो होगा वेलोसिटी जो होगा ये परपेंडिकुलर भी होगा, भी है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, उसी के रिगार्डिंग होगा। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अल्फा बी ए। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे। लेकिन जब भी एक्सीलरेशन मूवमेंट होता है तो हम लोग जानते हैं क्या कि वो उसमें जो है कंपोनेंट दो भाग में बटेगा। एक तो हम लोग का आपका रेडियल फोर्स जो रहेगा, और एक बोल सकते हैं जो टेंजेंट फोर्स रहेगा। तो या तो रेडियल एक्सीलरेशन या टेंजेंट एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। तो रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंट एक्सीलरेशन यहाँ पर दोनों का अलग अलग होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या होगा बताइए। अगर ओमेगा से मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी यही है, ये भी है, ओमेगा से मूवमेंट कर रहा है और अल्फा रेडियन पर सेकंड से यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, तो रेडियल यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, रेडियल एक्सेलरेशन होगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और इंटू ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, या तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर ए बी इंटू ए बी। ओके, यही है, मतलब ओमेगा स्क्वायर कहने का मतलब जो वेलोसिटी का स्क्वायर है इंटू ए बी। ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ए बी नहीं लिखिए, क्योंकि बी टू ए रिलेटिव में मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी ए लिखेंगे। ओके, ए बी ना लिख करके बी ए लिखेंगे, थोड़ा करेक्ट फॉर्म में इसको बी ए लिखेंगे। ये तो हो गया रेडियल के बारे में। दूसरा जो मैंने बोला क्या, तो टेंजेंशियल। ओके, रेडियल हम लोग जानते हैं जब 90 डिग्री पर होगा, और टेंजेंशियल जब ये पैरेलल होगा। तो टेंजेंशियल जब होगा तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ए बी, और कुछ नहीं। ओके, अल्फा इंटू ए बी। तो ये चीज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मुझे बता रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
देखें क्वेश्चन, अब थोड़ा इजी लगेगा क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बोल रहा क्या, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन रिजिड लिंक ए बी। जैसा कि हम लोगों ने ए बी जो रिजिड लिंक लिया है, ए और बी जो 2 पॉइंट जो लिंक में लिया था, वो बोल रहा है क्या रिलेटिव वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो अभी मैंने बोला बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमेशा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। दैट इज बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, वही चीज सेम क्वेश्चन, अगर मैं ए बी ले लेता है ना, यहाँ पे ए ये बी तो अलग हो जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे अलग हो जाता है, इसलिए बी और ए लिंक इस तरह से जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसी हिसाब से मैंने दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 118 नंबर। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट बी ऑन ए रिजिड लिंक ए बी रिलेटिव टू पॉइंट ए। रिजिड लिंक ए बी रिलेटिव टू पॉइंट ए, है ना। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे, ये देखिए ये जो था, ये इसका मतलब कि यहाँ पर टेंजेंशियल ये पूछ रहा है। कैसे कैसे पहचानेंगे कि हम लोग टेंजेंशियल है पूछ रहा है, तो ये लीनियर वेलोसिटी बोला है, कहने का मतलब उसी के डायरेक्शन में बोला है, तो टेंजेंशियल तो हम लोग क्या था, ओमेगा इंटू ए बी। ओके, नेक्स्ट आइए, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लिंक विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंकेज। अब क्या बोला है कि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, कोई भी पॉइंट पे लिंक का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द लिंक ज्वाइनिंग द पॉइंट। अभी सब सारा चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ओके, नेक्स्ट आइए 120 नंबर। ये क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा है उतना ही इजी है, टेंशन मत लीजिएगा आप। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा द टू लिंक OA एंड OB, दो लिंक दिया हुआ OA और OB है, इसका मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, इसी तरह से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में क्या होता है, कम से कम टाइम मिलता है, तो उसी हिसाब से टैकल करना है हम लोग। चलिए ये देखते हैं। आर कनेक्टेड बाय ए पॉइंट ज्वाइंट O। अगर मान लेता हूँ दो लिंक इस तरह मैं बना दूं, OA और OB, इस तरह से कोई लिंक होगा दिया हुआ। इफ द लिंक OA टर्न्स विद एंगुलर वेलोसिटी, OA जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने सही बनाया क्लॉकवाइज, एंड द लिंक OB टर्न्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, किस तरह डायरेक्शन में, वो ये बोल रहा है ओमेगा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोला देन द रबिंग वेलोसिटी एट द पॉइंट O, तब इस पॉइंट पे जो है रबिंग वेलोसिटी क्या होगा, जब दोनों हम लोग क्या है, यहाँ पर जो है डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूवमेंट यहाँ पे जो हम लोग का समेशन में करके आगे क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर, जब भी हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो यही जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों रहता, तो वहां पे हम लोग ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू रेडियस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है कि बोथ लिंक O एंड OB टर्न्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो हम लोग माइनस लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करने वाला है। चलिए थोड़ा मैं बता दूं, उसके बाद इसको बनाइएगा, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद ही मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ABCD जब 4 बार मैकेनिज्म, देखिए ABCD एक 4 बार मैकेनिज्म दिया, या फिर जैसा कि हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिक चेन भी बोल सकते हैं, ABCD दिया हुआ, जिसका जो है AB जो है 310 मीटर दिया हुआ, 310 mm दिया हुआ, 310 mm, CD 450, CD दिया हुआ 450 mm। ठीक, AB एंड CD आर बोथ परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लिंक AD, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन AD के परपेंडिकुलर। ओके, एज शोन इन द फिगर, इफ द वेलोसिटी ऑफ B एट दिस कंडीशन इज V, वेलोसिटी ऑफ B जो है ये इस कंडीशन में क्या है, तो V है। ठीक, तो बोल रहा है क्या, देन द वेलोसिटी ऑफ C, तो C का वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ C विल बी व्हाट। ठीक, वेलोसिटी ऑफ C विल बी व्हाट यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको ये जो बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा C का, जिस हिसाब से मैंने जो रिजिड लिंक का बताया था उसी हिसाब से निकलेगा, तो जरा बताइएगा इसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 123 नंबर। अ थिन सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग विद यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड। बोल रहा है क्या कि एक पतला जो है सर्कुलर डिस्क जो है रोल कर रहा है, कि सरफेस पर रोल कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड से रोल कर रहा है along a straight path line on a plane surface, which of the following statement correct in this regard। तो जब भी हम लोग का क्या होता है, हम लोग का लीनियर स्पीड से हम मूवमेंट हो रहा है, जब लीनियर स्पीड से हम मूवमेंट हो रहा है हम लोग का, तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ द जो डिस्क है हम लोग क्या वो मतलब कि वहां पे बोल सकते हैं कि वो परफॉर्म करेगा, वहां पे वो क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन उसका जो है 0 होगा, बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है क्या
कि कोई एक थिन सर्कुलर डिस्क है हम लोग का, ये बोल सकते हैं यहाँ पर रोल कर रहा है सरफेस पे यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड से, तो इसके सभी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट बोला कि क्या ऑल पॉइंट ऑफ द डिस्क हैव द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलूं द सेंटर ऑफ द डिस्क है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में बात ही नहीं है, लीनियर मूवमेंट हो रहा है ना। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हम लोग का जो सर्कुलर मूवमेंट करेगा तभी होगा, ये रॉन्ग है। द पॉइंट ऑन द डिस्क मेकिंग कांटेक्ट विद द प्लेन सरफेस है जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा। पॉइंट बोल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे इसका जो सेंटर पे जो है ना, यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ये जो है जीरो ये परफॉर्म करेगा। ठीक, तो बी नंबर जो है द सेंटर ऑफ द डिस्क है जीरो एक्सेलरेशन। चलिए तो कहा तो 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड। पैरेलल बोलेगा तो मैंने आपको जैसा बोला, जैसे पैरेलल बोला तो हम लोग क्या है टेंजेंशियल कंपोनेंट, और अगर परपेंडिकुलर बोलता तो रेडियल कंपोनेंट पहले मैंने बोला, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात, अच्छा नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो है स्टेटमेंट चेंज किया गया, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर रहेगा तो रेडियल कंपोनेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला कि एक पॉइंट है बी ऑन अ रिजिड लिंक ए बी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू ए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेड पर सेकंड। तो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन पूछा गया बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू, तो जब टोटल यहाँ पे पूछा गया तो क्या हो जाएगा, जो वेक्टर सम हम लोग का आ रहा है, किसका वेक्टर सम आ रहा है, तो हम लोग का जो भी हम लोग कोरिलेस मूवमेंट का आ रहा है, कोरिलेस कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट दोनों का जो वेक्टर सम आ रहा है वो हम लोग का दोनों का टोटल का कहलाएगा। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट हैज टू कंपोनेंट, दैट इज रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, दीस टू कंपोनेंट विल बी। अब बताइए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन तो हम लोग का आसान है। क्या पूछा है क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जब भी कोई हो रहा है पार्टिकल में तो दो चीज होता है वहां पे, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, रेडियल और हम लोग का टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होगा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और रेडियल कंपोनेंट पूछेगा तो परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछेगा तो पैरेलल। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 128 नंबर। A point B on a rigid link AB moves with respect to A with angular velocity omega at per second. The radial component के बारे में मैंने बताया आपको, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों मैंने बताया। रेडियल भी स्क्वायर ए बी इंटू ए बी, या तो बोल सकते ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी। यहाँ पे देख लेते हैं किस हिसाब से दिया है, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बी ए अपॉन ए बी। अच्छा थोड़ा सा उसमें मैंने यहाँ पे जो है लगता है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था। यहाँ पे जरा आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस जो ये जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है मैंने दिक्कत कर दिया था, गलती कर दिया था। ओके, यहाँ पे जो है ये बी स्क्वायर बी ए के रिगार्डिंग जो है क्या हो जाएगा अपॉन ए बी हो जाएगा, बी स्क्वायर बी अपॉन ए बी होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वहां पे मिस्टेक कर था, उसको जरा करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये जो है हम लोग का बी स्क्वायर बी अपॉन ए बी जो है हम लोग का डी नंबर आंसर जो है ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया है। ठीक, और यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे जो है बी स्क्वायर बी इंटू ए बी भी दिया है, तो यहाँ पे हम लोग जो मैंने बताया था उस हिसाब से ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी अगर दिया हो रहा था तो वो भी हम लोग वो टिक करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा ओमेगा के रिगार्डिंग यहाँ नहीं दिया है, ये लीनियर वेलोसिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। A point B on a rigid link moves with respect to A with angular velocity omega rad per second। तो रेडियल कंपोनेंट का पूछा है एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए पिछला में क्या पूछा था, पिछला में रेडियल कंपोनेंट पूछा है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस कंडीशन में क्या है बी स्क्वायर बी ए अपॉन ए बी। ओके, लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला है क्या ए पॉइंट बी ऑन अ रिजिड लिंक ए बी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू ए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेड पर सेकंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया लिंक का, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया था क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी। एक्सेलरेशन है ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग है, और ऊपर में ए अपॉन टी दिया हुआ मतलब कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। The center of gravity of a coupler link in a 4-bar mechanism will experience। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया है,
जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे कपलर के रिगार्डिंग है पूछा है कि जो कपलर लिंक होगा फॉरवर्ड मैकेनिज्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो उसमें दोनों एक्सपीरियंस करेगा, बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, डी नंबर। ठीक, बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। नेक्स्ट आइए 131 नंबर, व्हेन अ पॉइंट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स एक्सेलरेशन विल हैव, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहा है तो इसमें क्या बताने वाली बात है क्या, कोई तो टेंजेंशियल एक्सपीरियंस करेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ओनली। ठीक, नेक्स्ट आइए, व्हेन अ पॉइंट एट द एंड ऑफ ए लिंक मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इट्स एक्सेलरेशन विल हैव, अब बोल रहा है क्या कि कोई लिंक पे एट द एंड ऑफ पॉइंट वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट हो रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट। इन सेपर मैकेनिज्म है ना, सेपर और प्लेनर हम लोग पढ़ते हैं किसमें, तो प्रोडक्शन में पढ़ते हैं, वो किसका काम में आता है, जरा कमेंट बताइएगा कि टूल मूवमेंट करता है या वर्कपीस मूवमेंट कर रहा है, या टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है या हम लोग का वर्कपीस स्टेशनरी कर रहा है। ठीक, तो ये चीज दोनों में सेपर और प्लेनर में यही दोनों डिफरेंस है। तो बोला इन सेपर मैकेनिज्म द कोरोलिस मूवमेंट ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, कोरोलिस मूवमेंट में वहां पे हम लोग का एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, वो तो सेपर का छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोरोलिस मूवमेंट के बारे में जो पूछा है ना उसके बारे में बोल रहा हूँ। कोरोलिस मूवमेंट में हम लोग का एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, तो ये हम लोग का फोर्थ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू द कोइंसिडेंट पॉइंट ऑन द लिंक इज कॉल्ड कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। एग्री, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं ना, इसमें ही बताता हूँ कोरोलिस कंपोनेंट यहाँ पे जो बताया है इसके रिगार्डिंग में बताता हूँ। चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कोई रिजिड लिंक पे हम लोगों ने क्या किया, ए और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक, ए और यहाँ पे क्या है, बी ले लेते हैं और बीच में यहाँ पे सी पॉइंट है। ठीक, तो ये जो हम लोग का, और ये मूवमेंट कर रहा है क्या, ओमेगा रेड पर सेकंड से मूवमेंट कर रहा है क्या, ओमेगा रेड पर सेकंड से, और ये बोल सकते हैं ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से, दोनों दे दिया है मैंने, लीनियर वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों चीज। तो यहाँ जो इसका जो बोलता है क्या, ये परपेंडिकुलर होगा और इसका जो मूवमेंट क्या होगा वो हम लोग का 2 ओमेगा वी होगा, क्या होगा 2 ओमेगा वी, ये कोरोलिस कंपोनेंट यहाँ पे बताता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक, नेक्स्ट है द कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एक्स, यहाँ पे पूछ दिया है तो परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग सरफेस। नेक्स्ट आइए, द कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर, अब कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन किस लिए वहां पर, अब जैसे सेपर का पूछा था ना, तो सेपर हम लोग का किस बोल सकते हैं मैकेनिज्म हो रहा था, क्यूआरएमएम, क्या आपको पता है, क्यूआरएमएम क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के तहत वहां काम होता है। तो कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अकाउंट में लिया था किसके रिगार्डिंग, तो क्यूआरएमएम, दैट इज क्यूब रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 137 नंबर, द कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन, तो कोरोलिस कंपोनेंट अभी हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों पे, अभी मैंने बताया ना, दोनों चीज यहाँ पे जब हम लोग ले रहे हैं ना, तभी वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पे अकाउंट में लिया जाता है, ताकि हम लोग का जो है कोरोलिस कंपोनेंट निकालने के लिए, तो बोथ ए एंड बी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक, दोनों चीज। ठीक, नेक्स्ट आइए, अब बॉडी इन मोशन विल बी सब्जेक्टेड टू कोरोलिस एक्सेलरेशन व्हेन दैट बॉडी इज, अब देखिए यहाँ बोला कोई बॉडी सब्जेक्ट, कोई बॉडी मोशन में है और उसमें क्या है, कोरोलिस एक्सेलरेशन सब्जेक्ट किया गया है, तो बॉडी क्या होगा, वो रोटेट करेगा, स्टेशनरी रहेगा, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि वो रिस्ट्रेन टू रोटेट व्हाइल स्लाइडिंग ओवर अनदर बॉडी, वो क्या होगा, वो हम लोग का रिस्ट्रेन मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। A slider moves at a velocity v on a link revolving at omega rad per second, the Coriolis movement acceleration, अभी मैंने बोला कि वो कितना होगा, that is 2 ओमेगा v के बराबर होगा, जो मैंने डायग्राम से आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। The Coriolis component of acceleration leads the sliding velocity by 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। The sense of Coriolis component 2 omega v is the same as that of the relative velocity vector भी rotated है, क्योंकि इसमें जो है
हम लोग का बारबर कोरोलिस जो सेंस है 2 ओमेगा बी आ रहा है इसके रिगार्डिंग 90 डिग्री के रिगार्डिंग, तो 45 तो नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, तो हम लोग क्या है 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लिंक कंटेनिंग द पाथ, दो डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा उस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 142 नंबर कोरोलिस कंपोनेंट से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दिया है, कंसेप्ट थोड़ा छोटा है लेकिन जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया हुआ। द कोरोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एग्जिस्ट व्हेनेवर अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ पाथ दैट हैज रोटेशनल मोशन। ओके, दोनों जीरो आना चाहिए। वो इस कोरोलिस कंपोनेंट उसी टाइम एक्ट करेगा कब, जब हम लोग कोई भी चीज हम लोग का मूवमेंट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी से, साथ ही साथ क्या कर रहा है रोटेट भी कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक, उसी टाइम हम लोग कोरोलिस कंपोनेंट वहां पे एक्ट करता है। नेक्स्ट आइए, इन अ पेंटोग्राफ ऑल द पेयर्स आर, अब पेंटोग्राफ ये सभी पेयर जो है हम लोग का क्या होता है, सभी पेयर हम लोग का टर्निंग पेयर होता है। तो फिर से बताइए कि जब सभी पेयर टर्निंग पेयर हो तो वो कौन सा मैकेनिज्म कहलाएगा। सभी पेयर जब टर्निंग पेयर हो तो वो कौन सा मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, 4 बार चेन होगा या फिर क्वाड्रिक साइक्लिक चेन बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये सब बीच बीच में आप लोग को रिवीजन में करवाता रहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज मेड अप ऑफ टर्निंग पेयर, अब बताइए कौन सा जो है मैकेनिज्म हम लोग का टर्निंग पेयर से बना हुआ है, मतलब सभी मतलब कि वो हम लोग का सिंगल बोल रहा हूं मैं, 4 बार मैकेनिज्म वहां पे है। कहने का मतलब ये जो होता है हम लोग का हार्ट्स मैकेनिज्म। स्कॉट रसल मैकेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्लाइडिंग पेयर, तो करेक्ट है, स्कॉट रसल हम लोग का स्लाइडिंग पेयर मैकेनिज्म। 146 नंबर क्वेश्चन, एन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म इज एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म, ये तीनों जो मैकेनिज्म दिया वो स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म ही है। ठीक, क्या क्या है, स्कॉट रसल्स मैकेनिज्म, हार्ट्स मैकेनिज्म, पेक्यूलियर्स मैकेनिज्म, तो सभी है डी, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, which of the following mechanism is an approximate straight line motion mechanism? Okay, approximate straight line motion mechanism, इसमें भी all of these होगा, वाट्स मैकेनिज्म, रोबर्ट्स मैकेनिज्म और ग्रासहॉपर मैकेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट आइए, क्या दिया क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर करेक्ट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग हम लोग जानते हैं, स्टीयरिंग कौन सा प्रिंसिपल पे मूवमेंट करता है, तो रैक एंड पिनियन गियर पे यहाँ पे मूवमेंट करता है स्टीयरिंग। तो उसका करेक्ट इक्वेशन है पूछा है, इक्वेशन याद रखेंगे थोड़ा, एक cot phi माइनस cot अल्फा इक्वल टू c बाई बी, जहां phi एंड अल्फा क्या है, एंगल थ्रू विच द एक्सिस ऑफ द आउटर व्हील एंड इनर व्हील टर्न्स रिस्पेक्टिवली, c क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट ऑफ द फ्रंट एक्सल, और d क्या है व्हील बेस है। और इक्वेशन हम लोग cot phi माइनस cot अल्फा इक्वल टू c बाई बी याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, द कंडीशन फॉर करेक्ट स्टीयरिंग ऑफ डेविस स्टीयरिंग गियर, डेविस स्टीयरिंग गियर के रिगार्डिंग हम लोग करेक्ट स्टीयरिंग जो हम लोग इक्वेशन होगा वो होता है tan अल्फा इक्वल टू c बाई 2b, tan अल्फा बाई c बाई 2b। सेम क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं। 150 नंबर, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट कनेक्टेड बाय हुक्स जॉइंट इज गिवन बाय, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, n अपॉन n1 पूछा गया है। n और n1 क्या है, n जो है स्पीड ऑफ ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट आरपीएम में रिस्पेक्टिवली, थीटा क्या है, एंगल थ्रू विच द आर्म्स ऑफ द क्रॉस टर्न। ओके, तो n अपॉन n1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n अपॉन n1 हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक, ए नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट कनेक्टेड बाय अ हुक जॉइंट विल हैव इक्वल स्पीड इफ, इक्वल स्पीड कब होगा ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट का, जब हम लोग का tan phi इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कॉस अल्फा होगा, तब हम लोग क्या होगा, हम लोग का वहां पे दोनों का ड्राइव और ड्रिवन शाफ्ट का दोनों का इक्वल वहां पर हम लोग का स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 152, ठीक है, हमें बोला कि द एकरमैन और गियर स्टीयरिंग सिस्टम जो है हम लोग का, एकरमैन गियरिंग सिस्टम 152 नंबर क्या बोल रहा है, द एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म इज प्रीफर्ड टू द डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म बिकॉज, एकरमैन गियरिंग स्टीयरिंग सिस्टम होता है और डेविस स्टीयरिंग सिस्टम होता है। तो बोला एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म क्यों प्रीफर किया जाता है रिलेटेड टू डेविस गियरिंग मैकेनिज्म, तो यहाँ पे इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बोथ एंड की। पहला क्या है, तो पहला हम लोग का होल ऑफ द मैकेनिज्म इज द एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम इज ऑन द बैक ऑफ द फ्रंट व्हील, है ना, ये हमेशा क्या रहता है, फ्रंट व्हील के हमेशा पीछे रहता है। और क्या है कि एकरमैन स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ टर्निंग पेयर, ये सभी जो है टर्निंग पेयर कंसिस्ट किए हुए। ठीक, नेक्स्ट आइए, द पावर फ्रॉम द इंजन टू द रियर एक्सल ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ,
अभी हम लोग बार बार देखते आ रहे थे हुक्स ज्वाइंट, तो इसी से ट्रांसफर किया जाता है। किससे? तो हुक्स ज्वाइंट से नहीं। पावर कैसे ट्रांसफर किया जाता है इंजन से रियर एक्सल में? तो हुक्स ज्वाइंट पूछा गया यहाँ पे। ऐसे तो प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए हम लोग क्या डिफरेंशियल वहां पर लगा था, उसी के द्वारा जो है इंजन से जो है हम लोग का रियर व्हील में हम लोग का पावर ट्रांसमिट किया जाता है। टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव जैसा रहे। नेक्स्ट आइए। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 154 नंबर से, फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन का। तो थोड़ा जल्दी में इसको हम लोग लपेटेंगे, बात समझ रहे हैं? थोड़ा जल्दी में निकालेंगे इसको, नहीं तो क्या मतलब कि ये बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये बोल सकते हैं मैंने मैकेनिक्स में बताया इसे, और मैकेनिक्स में बताया और साइंस में पढ़ते आते हैं आप लोगों को, तो इसमें ज्यादा उतना करने का बात नहीं। फिर 20-30 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। अब फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो करेक्ट है, उसी को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। जिस दिशा में हम लोग का मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या एक फोर्स रेसिस्ट करता है उसको जाने से, उसको चलने से। ओके। जैसे हम लोग चलते भी है ना रास्ता में, तो क्या होता है एक फोर्स रेसिस्ट करता है, हम लोग को आगे नहीं जाने देता है। ओके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और घर्षण कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन बताइए कि अगर मान लेता हूं मैं ये कोई बस है हम लोग का, क्या है? ये बस है हम लोग का, ये बस मैंने बना दिया। बस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, बस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? चलिए बताइए। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग का जो है मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, बस ये मान लेते हैं ये बस है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग का, सॉरी, मूवमेंट जो है बस का इस डायरेक्शन में हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम लोग का F इक्वल टू म्यू आर, वो भी हम लोग का इसी डायरेक्शन में लगेगा। बताइए क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। कहने का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स हम लोग का इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग का उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्योंकि हम लोग क्या है बस का मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो है व्हील जो है रोटेट कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग का मूवमेंट जो है बस का मूवमेंट जो है उस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन हम लोग का क्या होगा? तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द मैक्सिमम frictional force which comes into play when a body just begins to slide over the surface of the other body is known as to limiting friction। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, ठीक? इसमें फ्रिक्शन में द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन एट रेस्ट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोई बात नहीं, ठीक? जब मूवमेंट करेगा तो डायनामिक फ्रिक्शन। द डायनामिक फ्रिक्शन तो इज इन मोशन। नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो सभी चीज है हमेशा जो है कांस्टेंट रेशियो बियर करता है नॉर्मल रिएक्शन टू द टू जो भी टू सरफेसेस है, और क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया कांटेक्ट रहता है, और ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन व्हिच द बॉडी टेंड्स टू मूव, है ना? हमेशा जो है क्या है आप उसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग का क्या होगा? तो एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉज गवर्निंग द फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सर्फेसेस आर करेक्ट? ओके। तो इसमें भी हम लोग का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस? करेक्ट है। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल सरफेस? करेक्ट है। और फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट? ये सही हम लोग का ऑल ऑफ द ड्राई सरफेस कॉन्टैक्ट में इसलिए बोला गया है कि उसी में तो है हम लोग का फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा लेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर बोल सकते हैं रेनी सीजन या फिर जो वेट एरिया है उसमें थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग का वहां पे कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन द प्लेन इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। तो ये रॉन्ग, कौन सा एंगल होगा जरा बताइएगा आप लोग, मैं नहीं बता रहा हूँ। फ्रिक्शन में जब क्या होगा जब भी हम लोग का क्या एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, उसको हम हेलिक्स एंगल नहीं बोलते। जरा बताइएगा कौन सा एंगल बोलते हैं। द एंगल विच द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो करेक्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग का फाइव। The angle of inclination of the plane at which the body just begin to slide the down plane is called, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ओके। अब तो आप लोग बता दीजिए कौन सा एंगल था हम लोग का, ठीक? वो हेलिक्स एंगल ना होगा तो क्या होगा हम लोग का? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक? द मिनिमम फोर्स
मिनिमम फोर्स रहता है ना रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डब्ल्यू साइन थीटा आंख मूंद के मारेंगे। नेक्स्ट आइए, अ बॉडी विल बिगिन टू मूव डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज डैश टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बोल रहा है क्या कि कोई बॉडी हम लोग का स्लाइड डाउन मूवमेंट करने वाला है इंक्लाइंड प्लेन पे, जब हम लोग का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा। तो हम लोग का जब ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तभी वो हम लोग का नीचे का मूवमेंट करेगा। अगर कम या फिर बराबर रहेगा तो मूवमेंट नहीं होगा। बात समझ रहे? नेक्स्ट आइए, a body of weight W is required to move up the rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is alpha. The effort applied parallel to the plane is given by, तो वो क्या हो जाएगा, P equal to W sin alpha plus mu cos alpha. P equal to W sin alpha plus mu cos alpha. The coefficient of friction is the ratio of limiting friction to the normal friction. F equal to mu upon R होता है, F equal to mu upon R, है ना? क्या बोला? Is the ratio of limiting friction to the normal reaction between the two body. यही coefficient of friction. Okay, next आइए, in a screw jack भी मैंने बताया था, lifting load, lowering the load, जैक में भी यही आता है। तो स्क्रू जैक या फिर जैक बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो बोला एफर्ट रिक्वायर्ड क्या होगा, लिफ्ट लोड करने के लिए, तो हमेशा प्लस वाला मारेंगे। W इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 5। अल्फा क्या है, फाई क्या है, ये भी ध्यान रखना है। अल्फा हम लोग का हेलिक्स एंगल, क्योंकि बहुत एग्जाम में क्या होता है ना, ये आपका एंगल चेंज कर देगा, एंगल का नाम, इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम लोग का हेलिक्स एंगल प्लस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस तरह से याद रखिए। नहीं तो क्या कभी ये थीटा कर देगा, कभी ये बीटा कर देगा, तो ये दिक्कत होता है। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, P इक्वल टू W 10 अल्फा प्लस 5। अब देखिए, लेकिन टू लोअर द लोड अगर पूछे तो ये हम लोग का 5 माइनस अल्फा होता है, वहां पर अल्फा प्लस 5 याद रख देते हैं, यहाँ पे अल्फा माइनस 5 होगा, लोअर द लोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर अ स्क्वायर थ्रेड एट द मीन रेडियस आर व्हाइल रेजिंग लोड। देखिए, जो स्क्रू जैक है ना, वो हम लोग का सर्कुलर थ्रेड वहां पे, लेकिन यहाँ पूछा गया कि स्क्वायर थ्रेड रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग का रेजिंग लोड के लिए हम लोग का फ्रिक्शनल टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, तो फ्रिक्शनल टॉर्क T इक्वल टू W इंटू R tan 5 प्लस अल्फा। ठीक, नेक्स्ट आइए, इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक सभी हम लोग जानते हैं, tan अल्फा अपॉन tan अल्फा प्लस 5। ओके, नेक्स्ट आइए, द लोड कप ऑफ ए स्क्रू जैक इज मेड अप सेपरेट फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पिंडल टू। अब ये क्वेश्चन बताइए, बढ़िया, ये क्वेश्चन जो है मतलब मैकेनिक्स में नहीं था, स्क्रू जैक का था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स में नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है कि लोड कप ऑफ स्क्रू जैक और हम लोग का हेड ऑफ द स्पिंडल दोनों को अलग अलग सेपरेट बनाया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो है रोटेशन को प्रिवेंट किया जाए, लोड को लिफ्ट होने से। बात समझ रहे हैं? लोड को लिफ्ट होने से प्रिवेंट किया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 172 द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक हम लोग जानते हैं, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2, ये तो जान बताने का जरूरत नहीं है सर। मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 माइनस sin 5 अपॉन 1 प्लस sin 5। इन कंसीडरिंग फ्रिक्शन ऑफ ए वी थ्रेड, अब वी थ्रेड के रिगार्डिंग पूछा है ना, हम लोग का स्क्रू थ्रेड हो गया, स्क्वायर थ्रेड हो गया, वी थ्रेड का पूछा है, द वर्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 इज गिवन बाय, तो mu1 इक्वल टू म्यू बाय cos बीटा, mu1 इक्वल टू म्यू बाय cos थीटा। देखिए, यहाँ पे अभी वी थ्रेड का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बताऊंगा। चलिए देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज डिपेंडेंट ऑन द लोड रेंज और लोअर, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना लोड रेंज और लोअर हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट 76 नंबर एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ फ्रिक्शन सर्कल इज अ सर्कल ड्रॉन व्हेन अ जर्नल रोटेट्स इन अ बियरिंग। क्या होता है ना, जब जर्नल और बियरिंग रोटेट करता है तो उसमें क्या बोलता है ना कि जो फ्रिक्शन सर्कल जो ड्रॉ किया जाता है, कब, जब हम लोग का जर्नल और बियरिंग रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या है कि उसका जो रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और किस पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस ऑफ जर्नल पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सर्कल फॉर अ शाफ्ट रोटेटिंग इनसाइड अ बियरिंग। रेडियस ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा जब हम लोग कोई भी हम लोग का शाफ्ट रोटेट कर रहा है कोई भी बियरिंग के अंदर, तो हो जाएगा r sin 5, जहां r हम लोग का रेडियस ऑफ शाफ्ट और 5 हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड बियरिंग। ओके, नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ द रबिंग सरफेस डैश विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ बियरिंग। तो क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा जो है बढ़ेगा, कब, जब हम लोग उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बियरिंग उसका हम लोग इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
179 द वियर ऑफ बियरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो वो सही है। जो वियर वियर और टियर कहने का मतलब जो घिसने का मतलब बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ फ्लैट पिवेट बियरिंग कंसीडर्ड यूनिफॉर्म प्रेशर। जब भी यहाँ पे देखिए दो चीज पूछेगा, यूनिफॉर्म प्रेशर और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिफॉर्म वियर। ओके, यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म बियर पूछा। जब भी यूनिफॉर्म प्रेशर पूछे, यह भी सभी में आएगा, फ्लैट पाइवट बियरिंग और अलग अलग बियरिंग जो है उसमें पूछेगा। तो जब भी यूनिफॉर्म प्रेशर बोले तो 2/3 वाला ही टिक करेंगे, 2/3 म्यू म्यू डब्ल्यू आर। और जब भी हम लोग का यूनिफॉर्म बियर है, कोई भी बियरिंग अभी जब मैं बता दूंगा आपको, ठीक, तो इसमें हम लोग 1/2 म्यू डब्ल्यू आर मानेंगे। ठीक, फ्रिक्शनल टॉर्क जो भी ट्रांसमिट होगा, ये फ्लैट पिवट बियरिंग का था। तो यहाँ पे चूंकि फ्रैक्शनल, देखिए यहाँ पे जो यूनिफॉर्म प्रेशर का हम लोग का 2/3 म्यू डब्ल्यू आर है, ये 2/3 म्यू डब्ल्यू आर होता है। ये हम लोग किसका है, तो ये हम लोग का जो है यूनिफॉर्म वियर का, यूनिफॉर्म वियर का है। ओके, और हम सॉरी यूनिफॉर्म प्रेशर का है, ये मैंने गलती लिख दिया, ये हम लोग का यूनिफॉर्म प्रेशर का है। ये किसका है, ये यूनिफॉर्म प्रेशर का है, यूनिफॉर्म प्रेशर। और यूनिफॉर्म वियर क्या है, 1/3 म्यू डब्ल्यू आर, 1/2 म्यू डब्ल्यू आर। ये हम लोग का यूनिफॉर्म वियर का, यूनिफॉर्म वियर। ओके, यूनिफॉर्म वियर का। यहाँ पूछा क्या है, जो फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है फ्लैट पाइवट बियरिंग में, एजम्पशन जो लिया गया यूनिफॉर्म प्रेशर वियर, यूनिफॉर्म प्रेशर वियर एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म वियर। तो यूनिफॉर्म प्रेशर वियर एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म वियर क्या है, हम लोग का ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट है 2/3 और ये 1/2, ये 0.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा आपका, ये हम लोग का हो जाएगा 0.66, है ना। ये हम लोग कितना हो जाएगा, तो 0.66 लगभग। ठीक, तो ये ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब देखिए फिर से है फ्लैट कॉलर बियरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर के रिगार्डिंग। तो यूनिफॉर्म प्रेशर के रिगार्डिंग जो मैंने बोला था 2/3 वाला वही टिक करेक्ट। ये नहीं होगा 1/2 नहीं, 2/3 दो दिया हुआ है। क्योंकि फ्लैट कॉलर बियरिंग है तो इसमें हम लोग इनर और आउटर रेडियस होता है, तो ये हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट हुआ। इस तरह से इसको जो है आप लोग जो है छाट सकते हैं, इस तरीके से मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आइए, अब देखिए फिर यहाँ पे कॉलर बियरिंग का पूछा है, लेकिन यह पूछा मूवमेंट ड्यू टू द फ्रिक्शनल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो है ना, ये पार्ट, यही जो है हम लोग का मूवमेंट ऑफ फ्रिक्शनल पार्ट है ये। ठीक, तो ये जो हम लोग का सी नंबर R1 क्यू माइनस R2 क्यू अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यही ये मूवमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, नेक्स्ट आइए, द फ्रिक्शनल फोर्स फ्लैट कॉलर बियरिंग का यूनिफॉर्म बियर में तो 1/2 वाला होगा। कहने का मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और फ्लैट कॉलर बियरिंग में ये ध्यान रखना है कि 1/2 म्यू डब्ल्यू इंटू R1 प्लस R2 होगा। ठीक, इसमें जो याद रखना है आप लोगों को 1/2 म्यू डब्ल्यू इंटू R1 प्लस R2 होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ मल्टी कॉलर्ड शाफ्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल कॉलर्ड शाफ्ट। तो ये राइट है, फ्रिक्शनल टॉर्क हम लोग का जो ट्रांसमिट होगा मल्टी कॉलर्ड शाफ्ट में, वो हम लोग का सेम होगा एज सिंगल कॉलर्ड शाफ्ट। मतलब अलग अलग जो कॉलर वहां पे दिया हुआ है, और या फिर मल्टी कॉलर या फिर सिंगल कॉलर है, दोनों का जो है हम लोग का फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट होता है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। वो तो मल्टी हो या सिंगल हो, उसे अंतर नहीं पड़ेगा। 187 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड गुड फॉर मल्टी कॉलर थ्रस्ट बियरिंग पैरिंग एंड एक्सियल थ्रस्ट ऑफ डब्ल्यू यूनिट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम लोग करेक्ट है ना। ये क्वेश्चन ज्यादा चांस है कि एग्जाम में नहीं पूछे, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर पूछे भी तो एक स्टेटमेंट को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। बोला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मल्टी कॉलर थ्रस्ट बियरिंग जब हम लोग का एक्सियल लोड डब्ल्यू यूनिट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो पहला तो है कि फ्रिक्शन मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कॉलर। अभी मैंने बोला जितना भी नंबर ऑफ कॉलर है फ्रिक्शन हम लोग का सेम रहेगा, तो फ्रिक्शनल मूवमेंट वहां पे हम लोग का वहां पे नेग्लेक्ट होगा। ठीक, कितना भी नंबर ऑफ कॉलर। बी नंबर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉलर। लेकिन हम लोग का क्या है, फ्रिक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हम लोग क्या है, नंबर ऑफ कॉलर से हम लोग का डिफरेंट है। ठीक,
तो दोनों करेक्ट है हम लोग का ए और बी नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट आइए, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन, अब देखिए कोनिकल पाइवट बियरिंग का आया यूनिफॉर्म प्रेशर में, तो यूनिफॉर्म प्रेशर में मैंने बोला था 2/3 वाला ही होगा, ये नहीं हो 1/2 नहीं, 3/4 नहीं, ये तो होगा है 2/3 वाला ही होगा, 2/3 म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक अल्फा। तो इस तरीके से सेपरेट करके, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव थोड़ा ये सब भी जानना जरूरी है, ठीक, वहां पे हम लोग क्या है, हम लोग डिराइव करने के लिए नहीं बैठे पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको याद है तो बढ़िया है, लेकिन जो है एक छाटने का तरीका ऑप्शन इस तरीके से, यूनिफॉर्म प्रेशर रहे तो 2/3, यूनिफॉर्म रहे तो यूनिफॉर्म वियर रहे तो 1/2। नेक्स्ट आइए, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन अ कोनिकल पाइवट बियरिंग, यूनिफॉर्म वियर तो 1/2 वाला होगा, 2/3 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 1/2 वाला होगा, दैट इज 1/2 म्यू डब्ल्यू आर कॉसेक अल्फा। नेक्स्ट आइए 190, यहाँ पे फिर पूछा फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है तो 2/3 और 1/2 हम लोग हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर ही हम लोग का ज्यादा होगा, है ना, तो इसमें बोलने कोई जरूरत नहीं, ठीक। फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड ट्रंकेटेड कोनिकल पाइवट बियरिंग, ट्रंकेटेड में पूछा है, 2-3 मैंने हम लोगों ने देख लिया, एक तो है कोनिकल पाइवट बियरिंग, है ना, सिंपल पाइवट बियरिंग, अब यह ट्रंकेटेड कोनिकल पाइवट बियरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर में पूछा है, तो देखिए 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, 2/3 वाला ही होगा, क्योंकि हम लोग का 2/3 वाला होगा तो ये होगा इनर और आउटर रेडियस के रिगार्डिंग, 2/3 म्यू डब्ल्यू कोसेक अल्फा Rn क्यू माइनस R2 क्यू अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट आइए 200 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा देता हूं मैं इसे, है ना। अब पूछा क्या, ट्रंकेटेड कोनिकल पाइवट बियरिंग यूनिफॉर्म बियर, तो 2/3 नहीं, 2/3 नहीं, 1/2 में मैंने ये वाला नहीं बताया था, आपको याद होगा कोनिकल पाइवट बियरिंग में ये हम लोग का 1/2 म्यू डब्ल्यू कोसेक अल्फा इंटू R1 प्लस R2 ही होगा, ए नंबर ऑप्शन। इन रेलवे एक्सल बॉक्स द बियरिंग यूज्ड इज, अब बोला है कि रेलवे में जो एक्सल बॉक्स यूज किया जाता है जिसमें हम लोग का व्हील माउंट रहता है उसी को एक्सल बॉक्स कहते हैं ना, या तो एक्सल बोलिए और एक्सल बॉक्स, है ना, तो एक्सल बॉक्स बियरिंग इज यूज, उसमें हम लोग डबल रो स्फेरिकल रोलर बियरिंग यूज करते हैं, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ डिस्क और प्लेट क्लच इज सेम एज दैट ऑफ, तो फ्लैट कॉलर बियरिंग के रिगार्डिंग हम लोग का डिस्क और प्लेट क्लच का हम लोग का दोनों का फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड जो रहता है सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्या, इन अ डिस्क क्लच इफ देयर आर n1 नंबर ऑफ डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट, कोई भी डिस्क क्लच में n1 नंबर ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट है और n2 नंबर ऑफ डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट, और n2 नंबर ऑफ ड्रिवन शाफ्ट है, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, तो दोनों को जोड़ करके अगर उसमें एक घटा देंगे ना तो वही हम लोग का होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस, दैट इज n1 प्लस n2 माइनस 1, दोनों को जोड़ करके एक घटा देना है, ठीक। नेक्स्ट आइए, द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स हायर फ्रिक्शनल टॉर्क देन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, करेक्ट। यूनिफॉर्म प्रेशर, अभी मैंने को यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या 2/3 याद है, यूनिफॉर्म वियर 1/2, तो ज्यादा हम लोग का दे रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ कोन क्लच इज सेम एज दैट ऑफ, फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड कोन क्लच का सेम होगा किसके रिगार्डिंग, तो ट्रंकेटेड कोनिकल पाइवट बियरिंग का हम लोग का सेम रहता है, दोनों का सेम। 198 when two pulley are connected by means of, अब देखिए यहाँ पुल्ली आ गया, चलिए एक दो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पहले पुल्ली देख लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे। जब दो पुल्ली कनेक्टेड होता है बाय मींस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, देन बोथ पुल्लीज आर रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये दो पुल्ली है ओपन बेल्ट ड्राइव है, इस पे मैंने बेल्ट लगा दिया, इस पे मैंने बेल्ट लगा दिया, इसी तरह से होता है ना, अगर ये इस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है तो ये भी पुल्ली तो इसी डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, कहने का मतलब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा तो ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक। लेकिन यही अगर ये क्रॉस रह जाता, अगर इसको बेल्ट को हम लोग क्या करते हैं, अगर क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस बेल्ट बना देते हैं, ठीक, तो क्रॉस बेल्ट में ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है तो ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, जस्ट ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे ओपन बेल्ट ड्राइव दिया है तो ये हम लोग का क्या है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ क्या क्या दिया, क्रॉस बेल्ट ड्राइव तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। लास्ट क्वेश्चन आइए 200 नंबर क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बोला है दो पुल्ली है रेडिया R1 और R2 एट अ डिस्टेंस x apart are connected by means of an open belt drive, the length of the belt, है R1 और R2 दो पुल्ली का दोनों का रेडियस दिया हुआ है और बोला है कि एक डिस्टेंस अपार्ट से कनेक्ट किया गया है बाय मींस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, तो लेंथ ऑफ द बेल्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बेल्ट पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर बाई x प्लस 2x। मुझे याद है ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी है,
ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी है, थ्योरी ऑफ मशीन में भी है। ये जो है एग्जाम का सेमेस्टर में जो इसका डेरिवेशन पूछता था, ओके। और मैं देखता था क्या कि जो हॉस्टल में लड़के थे पूरा इसे मतलब पूरा रट के जाते थे, या तो क्रॉस बेल ड्राइव या ओपन बेल ड्राइव एक का जरूर पूछता था, ओके। और इससे जो है हम लोग आज ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो यही चीज है जो थ्योरी में पढ़े हैं हम लोग, जो 3 साल पढ़े वही चीज पढ़ना है, लेकिन क्या होता है भूल जाते हैं। अब देखिए नॉनटेक का अगर है बात करो, जो 8, 9, 10 में पढ़े हैं वही मतलब 90% हम लोग का सिलेबस, लेकिन फिर से उसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है, नहीं हो पाता है। सभी कुछ जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग थोड़ा छोड़ दीजिए, रीजनिंग तो अपना मेंटल का चीज है, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो लोग मैथ पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, वो 8, 9, 10 का ही सिलेबस, लेकिन फिर से हम लोग को पढ़ना पड़ता है ना। अगर उसी टाइम हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते तो दिक्कत नहीं होती, चाहे कोई भी हो, मैं हूं या फिर कोई भी हो, आपको और भी बहुत सारे जन है, ओके। तो इसलिए जो है अभी जो भी मतलब की रनिंग है डिप्लोमा वाले, ओके, वो थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ाई की। अभी क्या है ना, लोग जाते हैं तो सोचते हैं क्या कि चलो भाई इंजीनियरिंग चल रहा है, 3 साल के बाद देखें। 3 साल के बाद में जब जो शुरू है फर्स्ट सेमेस्टर, उसी दिन से शुरू कर सोच लीजिए, ठान लीजिए कि क्या करना है आपको लाइफ। बात समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ओके। थैंक यू।